नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के लिए 12 नवंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया है। भारत सरकार ने 2 पारंपरिक लेप्चा वाद्य यंत्र सिक्किम लेप्चा तुंगबुक और सिक्किम लेप्चा पुमतुंग पुलित को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग प्रदान किया है। इस मान्यता के साथ न केवल इन लोक वाद्यों की सांस्कृतिक पहचान को आधिकारिक सुरक्षा मिली है, बल्कि उनके संरक्षण, प्रसार और आर्थिक संभावनाओं को भी नई दिशा मिली है। ये प्रमाण पत्र नई दिल्ली में आयोजित प्रथम ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव में प्रदान किए गए, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और जुएल ओरांव की उपस्थिति में युगेन पाल्जर लेप्चा और नामग्याल लेप्चा ने इन वाद्यों के लिए जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए। आपको बता दें कि इन्हें 5 नवंबर को ही भारत सरकार के जीआई रजिस्ट्री की संगीत वाद्य यंत्र श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया था। वहीं पंजीकरण प्रमाण पत्र औपचारिक रूप से बीते कल बुधवार को प्रस्तुत किए गए। इन आवेदनों को जोंगू स्थित सामाजिक संस्था मुतांची लोम आल शेजुम यानी कि एमएलएस ने नबार्ड गैंगटॉक के सहयोग से आगे बढ़ाया था। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 2 वर्षों की लंबी मेहनत के बाद सफल हुई है। Will only be one insignia. लेकिन आखिर जीआई टैग इन वाद्य यंत्रों के लिए क्यों जरूरी था और इसका महत्व क्या है? भारत में जीआई टैग अब सिर्फ पहचान का प्रमाण नहीं रहा है, बल्कि ये सांस्कृतिक संरक्षण, बाजार विस्तार और स्थानीय जीवन व्यापन को सशक्त बनाने का साधन बन चुका है। सिक्किम की डल्ले खोरसानी ने किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धूम मचा रखी है, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से देश में दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी और जयनगर मुआ जैसे उत्पादों की तरह लेप्चा वाद्यों को मिले इस टैग से इनकी वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ेगी, उनके नाम के दुरुपयोग पर कानूनी रोक लगेगी, कारीगरों और वाद्य निर्माताओं को बेहतर आर्थिक अवसर मिलेंगे और युवाओं के बीच इन प्राचीन संगीत परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। यानी कि जीआई टैग से ज्ञान की खाई पाटने और नई पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक वाद्यों के प्रति जागरूक करने में भारी मदद मिलेगी। अब आइए जानते हैं जीआई टैग प्राप्त उन 2 लेप्चा वाद्य यंत्रों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानी के बारे में। पहला है तुंगबुक। ये वाद्य यंत्र लकड़ी के एक ही टुकड़े से तराश कर बनाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 2 फीट होती है। बकरी की खाल को एक खोखले साउंड बॉक्स पर खींचा जाता है और उस पर 3 छेद किए जाते हैं। इस खाल के ऊपर एक ब्रिज लगाया जाता है। इस पर 3 तार लगाए जाते हैं, जिन्हें 3 ट्यूनिंग पेग्स से कसकर ब्रिज के ऊपर खींचा जाता है। ये तार आमतौर पर सोल डो सोल पर ट्यून किए जाते हैं, जो पेंटाटोनिक स्केल के लिए उपयुक्त होता है। हालांकि इसे कई तरीकों से ट्यून किया जा सकता है। मेजर या माइनर स्केल में भी बजाया जा सकता है। तुंगबुक के कुछ रूपों में 4 तार भी होते हैं और उतने ही संख्या में ट्यूनिंग पेग्स भी। आजकल इसके तार नायलॉन से बने होते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से इन्हें बिछुआ यानी कि नेटल फाइबर या फिर जिसे हम सिस्नु कहते हैं और अन्य प्राकृतिक रेशों से तैयार किया जाता था। इस वाद्य यंत्र के साथ एक कपड़े की पट्टी जुड़ी होती है, ताकि इसे बजाने वाला कलाकार इसे अपने गले में टांगे रख सके। तुंगबुक को आमतौर पर बांस से बने पिक यानी कि प्लेक्ट्रम से बजाया जाता है। अब इसे लेकर लेप्चा समुदाय के बीच एक कहानी भी प्रचलित है कि तुंगबुक का आविष्कार राजा रूबे के समय एक बढ़ई ने तब किया, जब उसने लकड़ी के खोखले टुकड़े से अनायास ही संगीत की ध्वनि सुनी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा रुबाय के शासनकाल में एक बढ़ई रहता था, जो लकड़ी तराश कर अपना जीवन चलाता था। एक दिन वह एक खाली लकड़ी के टुकड़े को खोखला कर रहा था, तभी अचानक उस लकड़ी से एक मधुर ध्वनि निकली। उस अनोखी ध्वनि ने उसे चौंका भी दिया और प्रेरित भी किया। उसने सोचा, क्या इस खोखली लकड़ी से कोई वाद्य यंत्र बनाया जा सकता है? ये विचार मन में आते ही उसने उस लकड़ी को और गहराई से तराशा, उसे गोल आकार दिया और ऊपर से पशु त्वचा चढ़ाकर एक साउंड बॉक्स तैयार किया। इसके बाद उसने उस पर बिछुआ पौधे यानी कि स्टिंगिंग नेटल या फिर सिस्नु के रेशों से बने तार लगाए और लकड़ी के एक छोटे स्ट्राइकर से उसे बजा कर देखा।
वह ध्वनि अद्भुत थी, मधुर, गूंजदार और मन को छू लेने वाली। इसी तरह लेप्चा समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र तुंगबुक का जन्म हुआ। कहा जाता है कि राजा रुबाई के समय में सातसुंग और तुंगबुक ही दो ऐसे वाद्य थे जो राज दरबार में बजाए जाते थे। शाही मेहमानों का मनोरंजन करने से लेकर उत्सवों के दौरान देवताओं को प्रसन्न करने तक हर धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान में इन वाद्यों की गूंज सुनाई देती थी। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब इसके अलावा दूसरा लेप्चा वाद्य यंत्र है पुंगतुंग पुलित। लेप्चा समुदाय पुंगतुंग पुलित को सभी बांसुरियों का जनक मानता है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले विशेष बांस से बनाई जाती है और 5 छेदों वाली ये बांसुरी अक्सर एकल वादन में प्रयोग होती है। इसमें कुल 5 छेद होते हैं, एक मुख से फूंकने के लिए और 4 उंगलियों से स्वर निकालने के लिए। इस बांसुरी की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती, लेकिन सामान्यतः इसकी लंबाई लगभग 16 से 18 इंच तक होती है। अब पुंगतुंग पुलित की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। लेप्चाओं के परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी के अनुसार ये बांसुरी संगीत के देवता नारोकरुंग ने एक अनाथ बालक को भेंट की थी। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक अनाथ लड़का था जो मवेशी चराता था और अपने चाचा के साथ रहता था। वह चाचा उससे बेहद बुरा व्यवहार करता था, इसलिए वह लड़का केवल उन जानवरों के साथ समय बिताकर सुकून पाता था जिनकी वह देखभाल करता था। नारोकरुंग उस लड़के और उसके जानवरों के प्रति प्रेम से बहुत प्रभावित हुए, सो वह एक साधारण मनुष्य के रूप में उसके पास आते हैं और उससे बातें करते हैं। उन्होंने उस लड़के से कहा कि वह उसके जानवरों के प्रति प्रेम के कारण उसे एक उपहार देना चाहते हैं। फिर उन्होंने उसे पुंगतुंग पुलित दी। बस उस दिन से लड़का पुंगतुंग पुलित बजाते हुए अपने दुख सुख को व्यक्त करता था। एक दिन जब लड़का पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था, तभी एक कौवा आता है और पुंगतुंग पुलित चुराकर ले जाता है। वह कौवा उड़कर सर्प देवता के प्रदेश में पहुंच जाता है। अब सर्प देवता अब उस कौवे को देखते हैं तो उसे मारने की कोशिश करते हैं और इस संघर्ष में कौवा हार जाता है और पुंगतुंग पुलित छोड़ देता है। उधर लड़का पुंगतुंग पुलित की याद में दूर दूर तक उसे ढूंढता फिरता है। अंत में वह सर्प देवता के स्थान पर पहुंचता है और अपनी बांसुरी को वहां देखता है। अब लड़का सर्प देवता से पुंगतुंग पुलित वापस करने को कहता है, परंतु सर्प देवता कहते हैं कि उन्होंने ये बांसुरी कौवे के साथ प्रतियोगिता में जीती है, इसलिए वह इसे सीधे वापस नहीं दे सकते। लड़का अपनी पुंगतुंग पुलित के लिए बहुत तड़प रहा होता है, तो वह प्रतियोगिता की चुनौती स्वीकार कर लेता है। अब लेकिन वह लड़का सर्प देवता से पूछता है कि क्या वह प्रतियोगिता में पुंगतुंग पुलित का उपयोग कर सकता है। सर्प देवता उसे अनुमति दे देते हैं। अब वह लड़का जैसे ही बांसुरी बजाना शुरू करता है तो उसकी धुन इतनी सुंदर और मोहक होती है कि सर्प देवता कहते हैं कि ना केवल वह पुंगतुंग पुलित वापस ले सकता है, बल्कि जब भी वह दुख में इसे बजाएगा, सर्प देवता और अन्य देवता उसकी सहायता करने आ जाएंगे। इसी कारण से ये मान्यता है कि यदि आप पुंगतुंग पुलित को बजाते हैं, विशेषकर सुबह सुबह, तो देवता आपकी मदद करने खुद आते हैं। तो ये थी पुंगतुंग पुलित से जुड़ी अनेकों कहानियों में से एक कहानी। इसी के साथ अब GI टैग प्राप्त करने के बाद सिक्किम सरकार और NGOs मिलकर युवा पीढ़ी को भी इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों से जोड़ने के लिए कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। पुंगतुंग पुलित बनाने में उपयोग होने वाले 2 विशेष बांस प्रजातियों, पो जिसे चोया बांस कहते हैं, और पोयोंग के संरक्षण और रोपण के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना बनाई गई है, ताकि ये सांस्कृतिक विरासत सतत रूप से जीवित रहे।
लेप्चा समुदाय के लिए ये जीआई टैग सिर्फ सम्मान नहीं है और ना ही ये जीआई मान्यता केवल लेप्चा संगीत परंपरा को नई पहचान देती है, बल्कि उस सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित भी करती है जो सदियों से हिमालय की घाटियों में गूंजती आई है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।